Assalamu alaikum, this is Maan Chaudhary. I'm an immigration lawyer at Fast Track Consultancy in UK और मैं आपको आज तफसील से बताने वाला हूँ कि यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा का जो चर्चा है स्किल्ड वर्कर वीज़ा में ये क्या डिफरेंस है कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में और जो रेगुलर स्किल्ड वर्कर के जो ऑक्यूपेशंस हैं उनमें क्या फ़र्क है। और इसमें जो सबसे जो मेन फ़र्क इस कैटेगरी में है कि जो नॉर्मल स्किल्ड वर्कर वीज़ा कैटेगरीज हैं, जो ऑक्यूपेशंस हैं, ऑक्यूपेशन लिस्ट है जो होम ऑफिस ने दी है, वो बहुत ही बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है जिसमें तकरीबन सारे के सारे जो स्किल्ड प्रोफेशंस हैं उसमें आप बिजनेस एग्जेक्टिव से लेकर इंजीनियरिंग से लेकर प्रोफेसर्स, पुलिसमैन, मरीन पीपल, दुनिया जहान के जितने प्रोफेशंस हैं उन सब के लिए जो है वो एलिजिबिलिटी है कि वो यूके में आके यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी फर्म में जिसके पास लाइसेंस है, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, वो स्किल्ड वर्कर को स्पॉन्सर कर सकती है पूरी दुनिया में कहीं से भी। सो फॉर एग्जांपल कोई मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है किसी यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, और यहाँ की यूनिवर्सिटी को मैथमेटिक्स का प्रोफेसर या टीचर चाहिए, तो वो जब जॉब एड लगाते हैं तो पाकिस्तान से बैठे हुए कोई मैथमेटिक्स के प्रोफेसर वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो उस क्राइटेरिया में पूरा उतरते हैं तो यूनिवर्सिटी उनको जो है वो स्पॉन्सर कर सकती है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि जो यहाँ की यूके की यूनिवर्सिटी है जिसने मैथमेटिक्स का लेक्चरर हायर करना है, वो उसके पास मोटिवेशन नहीं है कि वो पाकिस्तान से हायर करे। वो चाहे तो यहाँ ब्रिटेन से हायर कर ले, वो चाहे तो यूरोप से हायर कर ले, वो चाहे तो पाकिस्तान से हायर करे। उनके पास वो खास मोटिवेशन नहीं है। वो चाहेंगे कि उनके पास जो बेस्ट कैंडिडेट है, जो बेस्ट जो इजीली एक्सेसिबल है, तो ऑब्वियसली जो लोकल पॉपुलेशन में जो उनको अगर कोई मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट मिलता है, चाहे वो इतना टैलेंटेड ना हो जितना के प्रोफेसर उनको लेक्चर उनको पाकिस्तान से मिल सकता है, तो वो लोकली हायर करेंगे। उसकी 2-3 रीजंस हैं। पहली रीजन तो ये है कि यूनिवर्सिटी को जब लेक्चर पाकिस्तान से हायर करना है तो उस पर उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उनके साथ जो कमिटमेंट करेंगे वो तो उनको रिलोकेशन कॉस्ट में और दूसरी जो फ्लाइट्स की और यहाँ पे उनको अकोमोडेशन तलाश करने की और जो सारी चीज़ें हैं उनको जो है वो सारी कॉस्ट बेयर करनी होती है। जबकि अगर वो किसी लोकल को विद इन अ कंट्री हायर करते हैं तो उनके लिए ऑब्वियसली द चीपेस्ट और कन्वीनियंट ऑप्शन है। ठीक है, अब इस पोजीशन को आप जब दूसरी तरफ लेके जाते हैं, जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस हैं, ठीक है, जिसकी मैं आपको लिस्ट जो है वो डिक्टेट कर, ऑल्दो ये गवर्नमेंट वेबसाइट पे मौजूद है, लेकिन ऑब्वियसली अक्सर लोग पूछते रहते हैं हमें फोन करके, मैसेजेस करके जो है वो पूछते रहते हैं कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन। तो जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें होने का फायदा ये है कि जो यहाँ के यूके के बिजनेसेस हैं उनके पास मोटिवेशन है कि वो कम सैलरी पे 15 से 30% तक कम सैलरी से पे जो ओवरसीज कैंडिडेट बुला सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में हम ले लेते हैं कि हॉस्पिटल को नर्स चाहिए। अब नर्स लोकली उनको अगर मिल रही है 30,000 पाउंड उनको सैलरी मिनिमम देनी पड़ रही है, लेकिन अगर वो ओवरसीज से नर्स लाते हैं तो वो उसको 20% से 25% तक कम सैलरी पे भी ला सकते हैं। तो बजाय 30 देने के वो 24,000 पाउंड पे भी पर ईयर पे भी सैलरी पे भी ओवरसीज नर्स को बुला सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का फायदा ये है कि उनको सालाना जो है वो उनकी जो एक्सपेंस है सैलरी का वो बचता है। ऑल्दो कि उनको इनिशियली तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस ओवरसीज नर्स को यहाँ पे बुलाने के लिए, लेकिन लॉन्ग रन में 1 साल 2 साल 5 साल में वो बहुत सारा जो सेविंग है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को होगी। तो ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन इसलिए अट्रैक्टिव है ओवरसीज के लिए भी और लोकल बिजनेसेस के लिए भी। तो इसी वजह से जो लोकल जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन हैं उनमें जॉब मिलना ओवरसीज स्टाफ को निस्बतन आसान है। अच्छा, तो जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है वो होम ऑफिस गाहे बगाहे बढ़ाती रहती है। कभी कोई ऑक्यूपेशन निकाल देती है, कोई ऑक्यूपेशन डाल देती है। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर का बहुत चर्चा है पूरी दुनिया में, खासकर पाकिस्तान में और इंडिया में और नेपाल में, कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पे यूके में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में है। उसका मतलब ये है कि जो केयर होम्स हैं या जो NHS है वो कम सैलरी पे ओवरसीज से पाकिस्तान से, इंडिया से उनका अपना स्टाफ merely 10 pounds और 10 pounds and 50 pence पर आवर पे उनको वहां से यहाँ बुला रहे हैं। जबकि लोकली जो लोकल अगर वो केयरर्स या सीनियर केयरर्स या इस टाइप के प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं तो उनको
£12 to £15 पर आवर देना पड़ता है। तो उनको जब चीप लेबर पड़ती है तो वो ट्राई करते हैं कि ओवरसीज से जो है। अब उसमें मिडलमैन आ गए जिन्होंने कहा कि ऑब्वियसली जो डेस्परेट लोग हैं जिनको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है या जिनके पास एक्सेस नहीं है, तो वो कंसल्टेंट्स को £5,000 से शुरू हुआ, 5,000, फिर 10,000, फिर 15,000, फिर 20,000, £25,000, जितने भी उनको कंसल्टेंट्स या ब्रोकर्स ने निकाल सकते थे क्लाइंट से निकाले, और उनको सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप्स जो है वो यहाँ की कंपनीज ने देना शुरू कर दिए, जबकि वो उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। दैट इज मेयरली अ प्रॉफिटेरिंग फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, तो आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है जॉब के लिए। अलबत्ता अगर कोई आपके लिए हेल्प करता है, कंसल्टेंसी देता है आपको जॉब हासिल करने में, आपकी सीवी बेहतर करने में, आपको इंटरव्यूज दिलवाने में, तो ऐसी कंसल्टेंसी कंपनी को पे करने में हर्ज नहीं है। लेकिन इसकी कोई सेट प्राइस नहीं है कि आपने £15,000 देना है या आपने £20,000 देना तो आपको जॉब मिलेगी। जॉब आपको वैसे भी मिल सकती है अगर आपको ट्राई करें। अगर आपको एक्सेस नहीं मिल सकी तो आप जो है वो किसी कंसल्टेंसी कंपनी से के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इस ऑक्यूपेशन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में सबसे पहले तो हेल्थ केयर सर्विसेज है ना, जिसमें पब्लिक हेल्थ मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इस टाइप की जितनी भी जॉब्स हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर सेक्टर में हॉस्पिटल्स, डेंटल सर्जरीज और इस तरह की जो रिलेटिव जो रिलेटेड ऑक्यूपेशंस हैं, उनके डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, सीनियर लेवल, जूनियर लेवल के मैनेजर्स जो हैं, वो सारे के सारे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में। उसके बाद डोमिसिलरी केयर मैनेजर्स, इवन प्रोप्राइटर्स, अगर आपने ये बिजनेस रन करने का एक्सपीरियंस है आपका हेल्थ केयर सेक्टर में, या केयर होम चलाने का एक्सपीरियंस है आपका, तो वो भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में है। उसके बाद आ जाते हैं केमिकल साइंटिस्ट, कि अगर आप जो है वो आपने केमिस्ट्री या केमिकल्स में आपने जो है वो रिसर्च की हुई है, PhD आपकी, तो वो भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में है। उसके बाद आ जाते हैं बायोलॉजिकल साइंटिस्ट। अब बायोलॉजी में जिन्होंने ऑब्वियसली स्टडीज की हुई है, वो स्कॉलर्स हैं या वो रिसर्च कर रहे हैं, तो उनकी जॉब भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में है। इससे आगे आ जाता है फिजिकल साइंटिस्ट, जिसमें इंजीनियरिंग है, जिसमें जियोलॉजिस्ट हैं, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हैं, जियोफिजिस्ट हैं, इस टाइप की जो जॉब्स हैं वो भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आ जाते हैं। सोशल एंड ह्यूमैनिटी साइंटिस्ट जो हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिस्ट हैं। फिर उसके बाद सिविल इंजीनियर्स की जितनी जॉब्स हैं, जिस टाइप ऑल द जॉब्स कवर्ड इन द सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशन। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर्स, जितनी भी जॉब्स रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान में खासतौर पर जैसे मैकेनिकल डिप्लोमास होते हैं, दे आर फुल इंजीनियर्स। उसके बाद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से जो इंजीनियर्स और उनके पास अगर एक्सपीरियंस भी हैं, तो वो किसी भी इंजीनियरिंग फॉर्म में अप्लाई करें, अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो दे कैन गेट अ सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप। और कंपनी के पास, जैसे मैंने बोला कि उनके पास मोटिवेशन है आपको हायर करने के लिए, तो दैट विल बी अ गुड चांस फॉर एनीबॉडी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, उसके बाद डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स, उसके बाद प्रोडक्शन एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग। I don't know what that is, but जो इंजीनियर्स हैं ऑब्वियसली दे वुड नो कि अगर उन्होंने प्रोसेस इंजीनियरिंग की हुई है या उन्होंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की हुई है, इंजीनियरिंग प्रोफेशन बेसिकली जो भी इंजीनियरिंग प्रोफेशंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो प्रोफेशंस हैं, वो सारे के सारे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में। तो मत हो कि अगर आपकी सैलरी £13.70 पर आवर भी आपको आपका एम्प्लॉयर दे, तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। £13 per hour is a very modest salary for engineers especially. लेकिन ओवरसीज के लिए ऑब्वियसली एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए एक स्टेपिंग स्टोन है कि वो यूके में आके जॉब करेंगे और जो है वो अपना करियर और अपना जो माइग्रेशन का जो ड्रीम है वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद IT एनालिस्ट्स हैं, आर्किटेक्चर सिस्टम इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। उसके बाद वेब डिजाइनर्स एंड वेब प्रोफेशनल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं। उसके बाद जो है वो इकोनॉमिस्ट, जो स्टैटिस्टिशियंस, उसके बाद इंफॉर्मेशन डाटा साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट्स की जितनी जॉब हैं, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर्स, प्लानिंग इंजीनियर्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, आर्टिस्ट्स ऑफ मैनी काइंड। जो आर्टिस्ट हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में या इंडिया में बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं, ऐसे स्टोरी टेलर्स हैं जिनकी काफ़ी सक्सेस हुई है, तो वो अगर किसी प्रोडक्शन हाउस में यूके में अप्लाई करते हैं तो दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर देम एज वेल। तो बिल्कुल एक्सप्लोर करें जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है।
उसके बाद डांसर्स एंड कोरियोग्राफर्स और इस तरह के जो कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं, म्यूजिशियंस, उसके बाद प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ आर्ट प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ ऑल सोर्ट्स। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड फिशिंग इज इम्पोर्टेंट वन एज वेल। तो एग्रीकल्चर में जो लोग एग्रीकल्चर या फिशिंग से जो लोग वाबस्ता है, यूके की जो फिशिंग और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसको बहुत स्टाफ चाहिए। यहाँ बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं, बड़ी बड़ी फिशरी इंडस्ट्री है जहाँ पे, और उनको जो है वो स्टाफ चाहिए होता है परमानेंट बेसिस पे। यूके में यहाँ पे स्पिटलफील्ड में बहुत बड़ी फिश मार्केट है। आई मीन ऑब्वियसली फिश कैच करने वाले, फिश एक्सपर्ट्स, और फिश को प्रोसेस करने वाली जो इंडस्ट्री है यहाँ पे, उनको जो है वो, उनका जो स्टाफ है वो भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में है। और सो मच हो कि वो आपको 9 पाउंड एंड 3 पेंस पर आवर पे हायर कर सकते हैं, जबकि यूके की मिनिमम वेज भी 10-11 पाउंड पर आवर है, 10-50 या समथिंग लाइक दैट। उसके बाद जो वेरी फेमस ब्रिक लेयर जो हैं, मिस्त्री, और जो ओल्ड मेसन्स हैं जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो काम करते हैं, रूफर्स, जो रूफ टाइलर्स, स्लेटर्स, कारपेंटर्स, जॉइनर्स, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग ट्रेड से जितने भी लोग वाबस्ता हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स के अलावा जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो एक्सपर्टीज हैं, वो भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में है। और वो 9 पाउंड 11 पेंस से 9 पाउंड 23 पेंस पर आवर पे यूके में आ सकते हैं। तो यूके में जो सैलरी का मैं आपको बताता चलूं कि जो सैलरी काउंट होती है, या तो ईयरली बताते हैं, अगर फॉर एग्जांपल बता रहा है कि 30K है या 40K है पर ये, और उसका मतलब ये होता है कि आपने उसको पूरे साल को आप 52 वीक्स से डिवाइड करते हैं, फिर 52 वीक्स को 40 आवर्स, तो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 40 होता है आपका। तो अगर कोई आपको कहे कि 9 पाउंड या 10 पाउंड पर आवर आपकी सैलरी है, और आप, इसका मतलब ये है कि आपको 40 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 40 इंटू 10, 400 पाउंड मल्टीप्लाई बाय आपका पर जो मंथली अगर सैलरी मिल रही है, तो जो मंथ है फॉर एग्जांपल 4 एंड 4.23 का जो मंथ होता है, तो मंथली सैलरी, तो ये बेसिकली या तो पर आवर आपको सैलरी बताता है कोई, या आपको ईयरली सैलरी बताता है। तो वो बहुत जो है वो बेसिकली स्टार्ट ये पर आवर से होता है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टर्स हैं, प्लास्टर्स, ठीक है। अच्छा, केयर वर्कर्स का तो फेमस है, सारी सबको पता है कि केयर वर्कर्स के वीजा जो है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में है। इसकी सैलरी मिनिमम 10 पाउंड 75 पेंस होनी मस्ट है। और केयर सीनियर केयर्स हो गए। उसके बाद आपकी फिशरी इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये 2 बार यहाँ पे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है कि जो फिशरी इंडस्ट्री और जो एलिमेंट्री एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस हैं, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सीड के एक्सपर्ट्स हैं, जो ग्रोथ के एक्सपर्ट हैं, जो वाटर एक्सपर्ट हैं, जो इरिगेशन एक्सपर्ट्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में है। और वो 7 पाउंड एंड 38 पेंस पर आवर पे भी आ सकते हैं। तो ये सैलरी बताने का मकसद ये है कि ये बहुत कम सैलरी पे आपको यहाँ पे बुला रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री को एक तो बूस्ट मिलता है कि उनको एक चीप लेबर मिलती है, और जो ओवरसीज लोग हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो यूके में आके सेटल हो जाएं। अच्छा, इसमें अब ये भी आपको ऐड करता जाऊं कि आप जब स्किल वर्कर वीजा किसी कंपनी से लेते हैं, तो आपका जो है वो कंपनी के साथ रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है कि आपने वहां पे काम करना है। एम्प्लॉयर का ऑब्वियसली काम है कि आपकी लुक आफ्टर करे, आपको इनफ आवर्स दे, आपको वर्किंग कंडीशन अच्छी दे, और आपका भी काम है कि आप रेगुलर जो है वो एम्प्लॉयर के साथ जाएं, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो एक कड़ी है आपकी कि आपने 5 साल इनके साथ काम करना है। या अगर आपने स्विच करना है किसी और एम्प्लॉयर में जो कि आपको अलाउ है, तो आप स्विच करेंगे तो आपको दोबारा नई एप्लीकेशन देनी पड़ती है। वो एक अलग एक कॉस्ट होती है उसकी IHS फीस और उसकी एप्लीकेशन फीस आपने देनी है। तो आपने पॉइंट ये है कि आपने किसी एम्प्लॉयर के बाउंड रह के आपने 5 साल आपने कंप्लीट करने हैं। उसके बाद ही आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलता है, जिसका मतलब यह है कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन का मतलब परमानेंट रेजिडेंसी, उसको जैसे PR भी कहते हैं जिसको, तो परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। तब आप जो है ऑनवर्ड्स आप जो है वो इंडिपेंडेंट है। उसके बाद फिर आप चाहे अपना बिजनेस करें, चाहे आप कहीं पे भी काम करें, चाहे ना करें, तो फिर आपकी जो है वो इंडिपेंडेंस शुरू होती है। लेकिन विद इन 5 years यू आर बाउंड विद दैट योर स्पॉन्सर। तो आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट मैं आपको सारी की सारी डिटेल से बताना चाहता था कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस लोग पूछते हैं उनके आंसर्स हो जाएंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं आपके जहन में अभी भी,
तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, कहीं से फ़ोन नंबर लेके मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फिर वो इंडिविजुअल बेसिस पे अगर जो है मेरा मेरा दिल तो चाहता है कि मैं इंडिविजुअल बेसिस पे लोगों के मसाइल सुनूं या लोगों की इमिग्रेशन हेल्प करें, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपके दिन में जैसे 7-8 घंटे आपके काम के हैं, और अगर आप 15-20 मिनट भी किसी को दें तो आप 15-20 बंदों से बात करें तो आपका दिन खत्म हो जाता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिखते हैं, तो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो अबाउट इट। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, और अगर आपको आपने यूके के लिए माइग्रेशन एप्लीकेशन डालनी है और आपको इस सिलसिले में हमारी हेल्प चाहिए, तो हमारी वेबसाइट पे जाके, हमारे किसी लिंक पे जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। 30 मिनट्स की अपॉइंटमेंट बुक करें, हम आपसे आपके आपके साथ डिस्कस करते हैं आपका इमिग्रेशन का मैटर, आपकी एजुकेशन, आपकी रेज्यूमे, आपकी एक्सपीरियंसेस सारी डिस्कस करके फिर आपको एक अच्छे से एडवाइस करके और आपको किसी बिजनेस इमिग्रेशन में आपकी जो है वो हेल्प कर सकते हैं। आई होप दैट हेल्प्स। थैंक यू वेरी मच।